तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम योद्धा भाई करमजीत में। दोस्तों, आज हिस्ट्री के हम चैप्टर नंबर 2 के लिए आए हैं, राजा किसान और नगर प्रारंभिक राज और अर्थव्यवस्थाएँ। टॉप 100 MCQ लेके आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी शानदार, काफ़ी लाजवाब होगा। दोस्तों तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल को घंटी के दबाएँ ताकि हम जो भी अपडेट डालें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों आइए चैप्टर शुरू करते हैं। पहले नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रारंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्रोत कौन सा है। तो ये जो है अभिलेख और पुरातात्वीय साक्ष्य है। अभिलेख और पुरातात्वीय साक्ष्य है। आइए दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ है। क्या पाटलिपुत्र है, प्रतिष्ठान मैथन में है, मथुरा में है, उज्जैन में है। दोस्तों आपका राइट नंबर ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका बी नंबर हो जाएगा, प्रतिष्ठान में है। आगे तीसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पाटलिपुत्र नगर किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो दोस्तों ये जो पाटलिपुत्र है आपके, ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे चौथा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रारंभिक राज्य में कर वसूलने के अधिकार किसके पास था। क्या ब्राह्मण के पास में था, ग्राम प्रधान के पास में था, राजा के पास में था या व्यापारी के पास में था। तो दोस्तों आपका राइट नंबर ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि राजा जो था वो कर वसूला करता था। आगे पाँचवा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि नगर शब्द का सबसे नज़दीकी अर्थ क्या है। क्या गांव है, राज्य है, नगर या शहर है या साम्राज्य है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, यानी कि नगर या शहर। आगे छठा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि गुप्तकालीन अभिलेख ग्राम स्तर के अधिकारियों को क्या कहा जाता है। क्या ग्रामिक कहा जाता है, भौगिक कहा जाता है, राजा कहा जाता है या मात्य कहा जाता है। तो आपका राइट नंबर ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, यानी कि ग्रामीण कहा जाता है। सातवां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि नगरों का नगर किसे कहा जाता है। तो नगरों का नगर जो दोस्तों है आपको पाटलिपुत्र को कहा जाता है। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो ये आपके गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे है प्रारंभिक अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या था। क्या उद्योग था, कृषि था, व्यापार था या कला था। तो दोस्तों आपका राइट नंबर ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कृषि हो जाएगा। दोस्तों नवंबर नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कर संग्रह का इकाई क्या कहा जाता था। क्या ग्राम कहा जाता था, जनपद कहा जाता था, ग्राम और नगर दोनों कहा जाता था या केवल नगर कहा जाता था। तो दोस्तों आपका राइट नंबर ऑप्शन जो हो जाएगा आपके सी नंबर ऑप्शन, नगर और ग्राम दोनों कहा जाता था। आगे है 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सत्रप उपाधि किससे संबंधित है। क्या शकों से है, कुषाणों से है, गुप्तों से या सातवाहनों से है। तो दोस्तों आपका राइट नंबर ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शकों से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि गुप्त काल में भूमि अनुदान किसे दिए जाते थे। क्या सैनिकों को दिए जाते थे, ब्राह्मणों को दिए जाते थे या किसानों को दिए जाते थे या कारीगरों को दिए जाते थे। तो दोस्तों गुप्त काल में जो है भूमि का अनुदान जो करता था वो ब्राह्मणों को किया जाता था। आगे है प्राचीन भारत में स्वर्ण भूमि किस क्षेत्र को कहा गया है। क्या श्रीलंका को कहा गया है, बर्मा को कहा गया है, दक्षिण पूर्व एशिया को कहा गया है या चीन को कहा गया। तो आपका राइट नंबर ऑप्शन जो हो जाएगा दक्षिण पूर्व एशिया को कहा गया है। आगे 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पाटलिपुत्र का महत्ता का प्रमुख क्या था। क्या धार्मिक केंद्र था, शिक्षा के केंद्र था, व्यापारिक व प्रशासनिक केंद्र था या तीर्थ स्थल था। तो दोस्तों आपका राइट नंबर ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, व्यापारिक व प्रशासनिक केंद्र था। 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सातवाहन शासकों को आधिकारिक भाषा क्या था। तो दोस्तों ये आपका जो था प्राकृतिक था। कौन सी भाषा, प्राकृतिक भाषा था। आगे है गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं किस नाम से प्रसिद्ध थी। तो ये जो था आपका दिनार के नाम से प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि पाटलिपुत्र किस शासक को ने बसाया था। तो ये पाटलिपुत्र जो आपका था क्या बिंबिसार ने बसाया था, अजातशत्रु ने बसाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने बसाया था, अशोक ने बसाया था। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अजातशत्रु, यानी कि अशोक के पुत्र बसाए हुए थे। अजातशत्रु बिंबिसार के पोता ने बसाया हुआ था, बिंबिसार के बेटा ने बसाया हुआ था। आगे देखते हैं कि मौर्यकालीन प्रशासनिक प्रमुखों को क्या कहते थे। क्या मंत्री कहते थे, अमात्य कहते थे, ग्रामिक कहते थे या सेनापति कहते थे। तो इसको कहते थे अमात्य कहते थे।
18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि नगरों का विकास का प्रमुख कारण क्या था। तो कला था, व्यापार था, धार्मिक महत्व था या शिक्षा था। तो इसका व्यापार था। प्रमुख कारण क्या था, तो वो व्यापार था। 19वीं नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि गुप्त काल में नगर किस कार्य के लिए प्रसिद्ध थे। क्या मंदिर के लिए थे, शिक्षा के थे, व्यापार के व शिल्प के, या युद्ध के लिए। तो व्यापार व शिल्प के लिए था। गुप्त काल में प्रसिद्ध जो थे वो व्यापार व शिल्प के लिए था। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ था। तो ये जो था आपका दोस्तों पाटलिपुत्र में उदयन ने बनाया था। आगे है, पाटलिपुत्र नगर का वर्णन किस यूनानी यात्री ने किया है। मेगास्थनीज ने किया है, या फहियान ने किया है, वेहेनसांग ने किया है, अलबरूनी ने किया है। तो आपके मेगास्थनीज ने किया है। यूनानी यात्री जो है मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र का वर्णन किया है। आगे है 22 नंबर क्वेश्चन में कि गुप्त काल में कृषकों को क्या कहा जाता था। ग्रामिक कहा जाता था, हल्की कहा जाता था, भूमिक कहा जाता था, या कर्कश कहा जाता था। तो दोस्तों आपका राइट नंबर ऑप्शन हो जाएगा कि कर्कश कहा जाता था। आगे है, सातवाहन शासकों का प्रमुख बंदरगाह कौन था। तो ये आपका था सोपरा। जो सातवाहन शासकों का उसका बंदरगाह जो था वो आपके सोपरा में था। आगे है, गुप्त काल में लोहे का सबसे अधिक प्रयोग किस क्षेत्र में होता था। तो ये जो होता था आपके कृषि के औजार बनाने में, जैसे हल बनाने में हो गया, कुदाल बनाने में हो गया, इस सब क्षेत्र में लोहे का उपयोग ज़्यादा होता था। आगे है, शकों की शक्ति का अंत किसने किया। तो शकों का शक्ति का अंत जो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम क्या है, विक्रमादित्य। तो इसने अंत किया था शकों की। आगे है, भूमिदान प्रथा का आरंभ किस काल में हुआ था। तो ये जो हुआ था आपके गुप्त काल में हुआ था। भूमि जो दान होता था वो गुप्त काल में होता था। आगे है, गुप्त शासक समुद्रगुप्त किस उपाधि से जाना जाता है। तो इसको भारत के नेपोलियन बोला जाता है। क्या, समुद्रगुप्त को भारत को नेपोलियन कहा जाता है। आगे है कि गुप्त काल में कर का प्रमुख स्वरूप क्या था। गुप्त काल में कर का प्रमुख स्रोत क्या था, स्वरूप क्या था। तो बलि था, भूमिहार था, उपहार था, उत्पादक शुल्क था। तो यह था आपका भूमि कर जो था वो गुप्त काल में प्रमुख स्वरूप था। आगे है, प्रारंभिक राज्यों में नगरों की वृद्धि का मुख्य कारण क्या था। तो आपका था व्यापार। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद में कह रहा है कि सातवाहन शासकों को किसे धरती का भगवान कहा था। सातवाहन ने शासकों को किसे धरती का भगवान कहा था। तो ये आपको बोला जाता था कृषक को, यानी कि किसान को धरती के भगवान कहा गया है। सातवाहन शासकों का मुख्य धर्म क्या था। तो ये जो आपका था बौद्ध धर्म को मानते थे। क्या मानते थे, बौद्ध धर्म को मानते थे। 32 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि गुप्त काल में सिक्कों के प्राय किस धातु के होते थे। तो आपके थे ये सोना के सिक्के थे। आगे है, गुप्तकालीन ग्राम सभाओं का उल्लेख किस अभिलेख से मिलता है। तो ये मिलता है आपको दोस्तों दामोदरपुर ताम्रपत्र से। अगला नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भौगिक शब्द का संबंध किससे है। तो भौगिक शब्द का संबंध जो है क्या कर अधिकारी से है, ग्राम अधिकारी से है, सेनापति से है, या व्यापारी से है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि कर अधिकारी से है। 35 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि गुप्त काल में शिल्पियों और कारीगरों का मुख्य संगठन क्या कहलाता था। तो ये क्या कहलाता था दोस्तों, आपके निगम कहलाता था। क्या कहलाता था, निगम कहलाता था। आगे है, मौर्य काल में नगर अध्यक्ष का प्रमुख कार्य क्या था। तो ये आपका था व्यापार के देखरेख करना। जो नगर अध्यक्ष थे वो क्या करते थे, व्यापार के देखरेख करते थे। आगे है कि गुप्तकालीन प्रमुख व्यापारिक केंद्र, जो गुप्त काल का प्रमुख व्यापारिक केंद्र है वो कौन था। तो वो जो था दोस्तों आपके उज्जैन से। व्यापारिक जो भी बातचीत होते थे वो कहाँ से होते थे, तो आपके उज्जैन से होते थे। सातवाहनों के समय में सर्वाधिक प्रचलित भाषा क्या थी। तो ये जो थे दोस्तों आपको प्राकृतिक भाषा चलता था। क्या चलता था, प्राकृतिक भाषा चलता था। आगे 39 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि समुद्रगुप्त का विस्तृत वर्णन किस अभिलेख से मिलता है। तो ये प्रयाग प्रशस्ति से मिलता है। क्या, प्रयाग प्रशस्ति से मिलता है। आगे है, गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था का रीढ़ किसे माना जाता है। गुप्तकालीन जो है अर्थव्यवस्था का रीढ़ किसे माना जाता है। तो ये आपको माना जाता है कृषि का। गुप्त काल में कृषि जो था चरम पे था। आगे है, पाटलिपुत्र नगर का वर्णन करने वाले यूनानी दूत था। तो ये था आपके मेगास्थनीज। ये क्वेश्चन रिपीटेड है ऊपर से। आगे कह रहा है कि गुप्त काल में भूमि कर की दर लगभग कितनी थी।
तो ये आपकी थी 1/6 हिस्सा, 1/6 हिस्सा। आगे है, नगर में बाजारों को किस नाम से जाना जाता था? तो क्या हाट से जाना जाता था, पल्ली से जाना जाता था, पाटल से जाना जाता था या हाट से जाना जाता था? तो ये बाजार को जो जाना जाता था वो हाट के नाम से जाना जाता था। आगे देखते हैं दोस्तों कि गुप्त काल में किस धातु का सर्वाधिक कर लगाया जाता था? तो वो लगाया जाता था आपके सोने का। किस चीज़ का? सोने का। आगे है 45 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि गुप्तकालीन प्रमुख शिक्षा केंद्र कौन सा था? गुप्तकालीन प्रमुख शिक्षा केंद्र कौन सा था? तो ये जो था दोस्तों आपको नालंदा। 46 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि गुप्तकालीन व्यापारियों का संगठन को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता था निगम। क्या कहा जाता था? निगम। सातवाहनों का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो ये जो था आपका दोस्तों सोपरा था। क्या था? सातवाहनों का प्रमुख बंदरगाह क्या था? सोपरा था। ऊपर रिपीटेड क्वेश्चन है। गुप्तकालीन ग्राम सभा का मुख्य कार्य क्या था? तो ये था आपका कृषि व्यवस्था को देख रेख करना। आगे कह रहा है कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रस्ति किसने लिखी थी? तो ये जो लिखे थे आपके हरिसेन ने लिखा था। किसने लिखा था? हरिसेन ने लिखा था। आगे देखते हैं कि सातवाहन वंश की स्थापना किसने की है? तो सातवाहन वंश की स्थापना जो है दोस्तों आपको सिमुक ने किया है। कौन किया है? सिमुक ने किया है। आगे है कि गुप्त साम्राज्य के सबसे महान शासक कौन हुए? तो ये जो हुए आपके दोस्तों समुद्रगुप्त हुए, जिन्हें भारत के नेपोलियन भी कहा जाता है। 52 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय को ही दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय को ही हम लोग क्या नाम से जानते हैं? विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि गुप्तकालीन सिक्कों पर किसका चित्र अंकित होता था? तो ये जो होता था राजा के सिक्कों पर जिस चित्र होता था वो राजा के चित्र अंकित होता था। आगे है 54 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि गुप्तकालीन स्त्री भूमि स्वामिनी कहलाती थी। तो ये क्या कहलाती थी? स्वामिनी। जो गुप्त काल में स्त्री जमीन के मालिक होती थी, भूमि के मालकिन होती थी, उन्हें स्वामिनी कहा जाता था। 55 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि गुप्तकालीन नगर किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था? तो गुप्तकालीन नगर जो है आपके शिल्प और व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। आगे है मौर्य काल में संपत्ति कर को क्या कहते थे? तो मौर्य काल में संपत्ति कर के उत्पत्ति कर कहते थे। आगे है 57 नंबर में गुप्त काल में किसानों को कर किस रूप में देना होता था? तो ये जो देते थे दोस्तों अन्न देते थे, यानी कि जो आपके भूमि में अन्न हुए वो अन्न को कर के रूप में, टैक्स के रूप में दिया जाता था। आगे है नगरों में प्रमुख व्यापारी को क्या कहा जाता था? तो नगर में प्रमुख व्यापारी को जो है दोस्तों श्रेष्ठी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? श्रेष्ठी कहा जाता था। सातवाहन किस वंश की शासक के विरोधी थे? तो सातवाहन जो है शकों के विरोधी थी। सातवाहन वंश जो है शकों के विरोधी थी। आगे है समुद्रगुप्त की मृत्यु कब हुई? तो समुद्रगुप्त की मृत्यु जो हुई है दोस्तों आपकी ये 380 ईस्वी में हुआ है। आगे है गुप्तकालीन प्रमुख धर्म क्या था? तो ये दोस्तों आपको था वैष्णव धर्म को मानते थे ये लोग। आगे है गुप्त काल में विद्या का संरक्षण किस भाषा में हुआ है? तो ये जो हुआ है दोस्तों आपके संस्कृत भाषा में। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। आगे है नगर अध्यक्ष जो है किसका अधिकारी था? तो नगर अध्यक्ष जो है वो नगर के अधिकारी होता था। आगे है सातवाहन शासकों का प्रमुख शिल्प क्या था? तो ये जो था दोस्तों आपको जहाज के निर्माण था। सातवाहन के शासकों जो है उसका प्रमुख शिल्प क्या था? तो आपके था जहाज के निर्माण का। आगे है गुप्तकालीन व्यापार मार्ग किस नाम से प्रसिद्ध थे? तो ये थे आपके राजमार्ग के नाम से प्रसिद्ध थे। आगे है समुद्रगुप्त की विजय यात्राएं किस प्रस्थित में वर्णित है? तो ये जो है आपके प्रयाग प्रस्थित में वर्णित है। प्रयाग प्रस्थित में वर्णित है। 67 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि गुप्तकालीन नगरों का आर्थिक गतिविधियों का मुख्य आधार क्या था? तो ये था आपका शिल्प व व्यापार। 68 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सातवाहन शासकों को किस किस शक्ति को समाप्त किया? तो ये किया था शक को। गुप्त सातवाहन ने किसको शक्ति को समाप्त किया था? तो वो शक को। और विरोध भी किसके करते थे? तो वो शकों का विरोध करते थे। आगे है गुप्त काल में सिंचाई के लिए किस साधन का उपयोग किया जाता था? तो कुआं भी किया जाता था, नहर भी किया जाता था, तालाब भी किया जाता था, और ये मतलब सभी के सभी किया जाता था।
जो सिंचाई का व्यवस्था था वो गुप्त काल में सभी था। आगे है, गुप्त काल में कर वसूली का प्रमुख अधिकारी कौन था? तो ये आपका था भौगिक। जो वसूली करता था वो भौगिक कहलाता था। आगे है, सातवाहन काल में किस धातु का मुद्रा सर्वाधिक प्रचलित था? तो ये आपका था चांदी का। 72 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? तो ये स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। 73 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि गुप्तकालीन शासक स्कंदगुप्त ने किस आक्रमणकारी को पराजित किया था? तो ये जो था आपके हुन को पराजित किया था। 74 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि गुप्त काल में व्यापार का प्रमुख साधन क्या था? तो ये था आपके जहाज। व्यापार जो होता था वो जहाज से होता था। आगे है, गुप्तकालीन नालंदा विश्वविद्यालय किस शासक ने स्थापित किया था? नालंदा के जो विश्वविद्यालय है वो किसने बनवाया था? तो वो था आपका कुमारगुप्त। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्राचीन भारत में जनपद शब्द का अर्थ है। जनपद शब्द का अर्थ होता है राज्य। प्राचीन भारत में जो जनपद शब्द का अर्थ होता था वो राज्य होता था। आगे है, महाजन पदों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो महाजन पदों का ग्रंथ जो मिलता है दोस्तों आपके अगुंतर व निकाय से मिलता है। अगुंतर निकाय से मिलता है। आगे है, अवनीत महाजन पद की राजधानी क्या थी? तो अवनीत महाजन पद की जो राजधानी है वो थी उज्जैन। क्या थी? उज्जैन। 79 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मगध का प्रथम शासक कौन था? मगध के प्रथम शासक कौन था? तो ये आपके था बिंबिसार। बिंबिसार ने यानी कि हर्यक वंश के संस्थापक है। क्या? हर्यक वंश के संस्थापक रहे हैं बिंबिसार। आगे है कि बिंबिसार ने किस राजवंश की स्थापना किया? तो ये आपके है ऑप्शन नंबर बी यानी कि हर्यक वंश के स्थापना किए थे। आगे है, अजातशत्रु ने किसे हराकर मगध की शक्ति बढ़ाई थी? तो ये जो बढ़ाई थी आपके वैशाली को हरा करके अपनी शक्ति को बढ़ाई थी। प्राचीन भारत में कर संग्रह के लिए कौन सा पदाधिकारी था? तो ये जो था आपका संहार करता था। क्या? संहार करता था। आगे है, 83 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्राचीन भारत में ग्राम के मुखिया कौन होता था? तो प्राचीन भारत में जो ग्राम के मुखिया होता था वो ग्रामीण होता था। और ग्रामीण जो है वही ग्राम के मुखिया हो सकता है। ग्रामीण जो है वही ग्राम के मुखिया हो सकता है। 84 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि महाजन पद शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो ये था आपके सभा के लिए। सभा के लिए महाजन पद शब्द का प्रयोग किया जाता था। आगे है, कर का वह प्रकार जो फसल का छठा भाग लिया जाता था वो क्या कहलाता था? तो भाग कहलाता था, यानी कि 1/6 भाग। 1/6 भाग करके वसूला जाता था। आगे है, नंद वंश का संस्थापक कौन है? तो नंद वंश के संस्थापक आपको महापद्मनंद आपके नंद वंश के संस्थापक है। आगे है, किसे द्वितीय परशुराम कहा जाता है? तो द्वितीय परशुराम जो कहा जाता है दोस्तों आपको महापद्म नंद को कहा जाता है। आगे है, मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ प्रारंभ में थी? तो मगध साम्राज्य की जो राजधानी प्रारंभ में थी वो राजगीर में या गिरिर ब्रज में था, जो अभी फिलहाल राजगीर में है। फिर अजातशत्रु ने इन्हें पाटलिपुत्र में अपना स्थानांतरण किया। आगे है, 89 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पाटलिपुत्र किस शासक की राजधानी बनाया? तो ये आपको बनाया था उदयन ने। क्या? उदयन ने, यानी कि अजातशत्रु के बेटा और बिंबिसार के पोता ने बनवाया था। पाटलिपुत्र स्थानांतरण किया अपने राजगीर से अपने राजधानी को। आगे है, सप्तांग राज किस ग्रंथ में है? तो ये जो है आपके अर्थशास्त्र में है। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो दोस्तों अर्थशास्त्र के रचयिता है आपके कौटिल्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, जनपदों का प्रमुख आय का साधन क्या था? तो जनपद के प्रमुख आय का साधन जो था वो आपका कर था, यानी कि टैक्स था दोस्तों। क्या था? टैक्स था। आगे है, किस महाजन पद की राजधानी चंपा थी? तो वो जो था आपके अंग महाजन पद जो है उसकी राजधानी कहाँ पर थी? चंपा। चंपा किसकी राजधानी थी? तो अंग महाजन पद के। 94 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्राचीन भारत में शिल्पी और कारीगर किस वर्ग में आते थे? तो ये जो आते थे दोस्तों आपके वैश्य वर्ग में आते थे। किस वर्ग में? वैश्य वर्ग में आते थे। जो कारीगर होते थे वो किस वर्ग में आते थे? वैश्य वर्ग में आते थे। आगे है,
प्राचीन भारत में सिक्के किस धातु के बने होते थे? तो ये बने होते थे आपके सोना व चांदी के बने होते थे दोस्तों। तो दोस्तों आज खातिर इतना ही। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर रोज़ आपको इसी तरह का फैक्ट और इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रोज़ डेली प्रैक्टिस होता रहता है। इसलिए चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही अगर ये PDF आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप इस टेलीग्राम को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और एग्ज़ाम योद्धा चैनल को आप लोग ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।